गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सार्थक अंक, परिशुद्धता और यथार्थता के बारे में डिस्कस किया था, राउंडिंग फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत नियम, रासायनिक संयोग के कुछ मूलभूत नियम। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले एक टॉपिक और है, याद आ गया कि द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। स्टूडेंट, द्रव्य या मैटर क्या होता है? सबस्टेंस, एनीथिंग which occupies space and have mass is called matter। ऐसा कोई भी पदार्थ जो स्थान को घेरे और जिसमें द्रव्य हो, मात्रा हो, भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो स्थान घेरे। ठीक है, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रवावस्था और गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट में स्ट्रांग बॉन्ड जो होते हैं, अवयवी कणों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और स्थान बहुत मिनिमम होते हैं, और ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं? दोलन करते हैं। इनके बीच में स्पेस या रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, और अवयवी जो कण होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, प्रबलतम आकर्षण बल होते हैं, और घनत्व उच्च होता है, गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है? बॉन्डिंग वीक होती है इनके कंपैरिजन में, और थोड़े से अवकाश होते हैं इनके कंपैरिजन में। अवयवी गणों के मध्य बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में, और गैस स्टेट में अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होंगे या होंगे ही नहीं, और ये अनियमित दिशाओं में यादृच्छिक गति करते रहते हैं, और इनमें अवकाश बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा अवकाश गैस स्टेट में पाए जाते हैं, और इनकी संपीड्यता जो होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड्यता गैस स्टेट की सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात एक कमरे की गैस को हम एक सिलेंडर में भर सकते हैं। दबने की सामर्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा है, और दबने की सामर्थ्य सॉलिड स्टेट में सबसे कम है। सॉलिड जितना है उतना ही दबेगा भी नहीं। लिक्विड में भी दबने की सामर्थ्य बहुत कम है, अर्थात एक बाल्टी के पानी को हम एक बाल्टी में ही भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम एक कमरे की गैस को एक छोटे से पात्र में भर सकते हैं दबा के। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैस स्टेट की होती है, क्योंकि इनके अवयवी अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं, और बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, और ये यादृच्छिक अनियमित दिशाओं में चलायमान होते हैं गैस के अणु। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं अब इसमें द्रव का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण तो स्टूडेंट वो होता है जो अनिश्चित मात्रा में 2 या 2 से अधिक तत्वों के अमिश्रित या किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि 2 पदार्थों का मिश्रण, जैसे शरबत है, शरबत में चीनी कितनी है या पानी कितना है, एक अनिश्चित अनुपात है। तो वो जो नमक में, पानी में नमक घोला या पानी में चीनी घोली, तो वो एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया गया एक मिश्रण है, बना हुआ एक मिश्रण है, जिसमें पदार्थों का अनुपात अनिश्चित है, कोई फिक्स अनुपात नहीं है। और इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस। और शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक होता है तत्व, एलिमेंट, और एक होता है यौगिक, कंपाउंड। इसको डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मिश्रण बता दिया 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में बनाने से प्राप्त होता है। 2 भागों में डिवाइड किया है, समांगी, होमोजीनियस, यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान हो। जैसे हमने नमक को पानी में डाला, तो जो मिश्रण प्राप्त हुआ है गिलास में, उसके प्रत्येक भाग का केमिकल कंपोजिशन समान होगा। NaCl जो है हमने वाटर में डाला है, तो जो मिश्रण, पारदर्शी मिश्रण प्राप्त हुआ, उसके प्रत्येक भाग का केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन
हर जगह समान होगा, ऐसे पदार्थ को या ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस, यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान ना हो, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस। जैसे तेल में जल, तेल में जल, तो जल में जब हम तेल डालते हैं तो तेल की जो लेयर होती है वो अलग होती है, उसको पृथक किया जा सकता है, और जल जो है उसकी लेयर अलग होती है, दोनों अलग अलग हैं, मिलते नहीं है, मिक्सअप नहीं होते। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान ना हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे डीजल को पानी में डाल दो या तेल को पानी में डाल दो तो एक विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है तत्व शुद्ध पदार्थ, वो होते हैं शुद्ध पदार्थ जो कि निश्चित अनुपात में, ये तो थे अनिश्चित अनुपात के संयोग से बनते थे, ये निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व वो होते हैं ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हों, वो तत्व कहलाते हैं। जैसे कॉपर है, Fe है, चांदी है, ये सारे तत्व है। ठीक है। सोना है, ये सारे तत्व है, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 होंगे परमाणु, ऑक्सीजन का 1 ही होगा, निश्चित है। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन के 3 ले लो, ऑक्सीजन के 10 ले लो तो जल बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। फिक्स अनुपात होगा, हाइड्रोजन के 2 होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा, तब जाके जल बनेगा। तो ऐसे यौगिक जो तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं, फिक्स रेशो होगा परमाणुओं का, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2SO4 है, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, तो निश्चित अनुपात है, जब जाके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, ये यौगिक है। हाइड्रोजन के 5 कर दो, सल्फर के 12 कर दो, ऑक्सीजन के 10 कर दो तो कुछ और ही बन जाएगा, यौगिक नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद रासायनिक संयोग के नियम। स्टूडेंट 4 नियम दिए गए हैं, रासायनिक संयोग के नियम जो हैं उनमें 4 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, समान होता है। अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा बराबर होगा। ना तो इसमें पदार्थ की उत्पत्ति होगी एक्स्ट्रा और ना ही पदार्थ का ह्रास होगा। ठीक है। ना तो पदार्थ की यहाँ पर परमाणु की कोई कमी होगी और ना ही एक्स्ट्रा पदार्थ का निर्माण होगा, यानी पदार्थ का कुल द्रव्यमान जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अर्थात कोई भी सब्सटेंस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन इन एनी केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने थर्मल हीट दी, थर्मल कंडीशन में रखा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 है, तो 16 × 48 टोटल आ गया 100 ग्राम। अभी अभिकारक का टोटल द्रव्यमान है, ये उत्पाद के टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड में 40, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, ऐसे ही कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो टोटल जो है ये 56 और ये हो जाएगा 44, टोटल मिला कितना हो रहा है स्टूडेंट 100 ग्राम। तो उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अर्थात अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे NaCl है और इसमें 5.85 ग्राम मात्रा है इसकी,
इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट कितना मिला है, x ग्राम कि हमें AgCl का 14.35 ग्राम और NaNO3 का 8.5 ग्राम प्राप्त हो। प्रश्न है कि NaCl 5.85 ग्राम NaCl में सिल्वर नाइट्रेट का की कितनी मात्रा मिला है कि AgCl का 14.35 ग्राम प्राप्त हो और सोडियम नाइट्रेट का 8.5 ग्राम प्राप्त हो। तो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, ये अभिकारक हैं दोनों, अभिक्रिया से पहले तीर के निशान से पहले अभिकारक हैं और तीर के निशान के बाद जो है वो उत्पाद हैं। नियम ये कहता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। यहां इसका द्रव्यमान दे रखा है स्टूडेंट, मैं इसको ऊपर करता हूं सॉल्व। टोटल इसका जो होगा 5.85 ग्राम प्लस में x 14.35 प्लस में 8.5, तो ये कैलकुलेशन करोगे x जो है 14.35 प्लस में 8.5 माइनस में 5.85, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 17 ग्राम। अर्थात जो सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा है वो 17 ग्राम होगी। ठीक है स्टूडेंट, हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्टूडेंट, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्टूडेंट, इस नियम ये नियम जो था ये लुईस प्राउस्ट ने दिया है। लुईस प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवोशिये ने दिया था, लेवोशिये ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और स्थिर अनुपात का नियम दिया है लुईस प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने। इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। दोबारा सुने, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव फिक्स रहता है या स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया तब भी बना CO2। चाहे CO2 को कैसे भी प्राप्त कर लो, कैसी भी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त कर लो, इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। 4 तिया हमेशा फिक्स रहेगा। CO2 में कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 हो गया, तो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, ये 3 अनुपात 8 ही रहेगा, चाहे CO2 को कैसे भी बना लो। ऐसे ही जल है, जल चाहे समुद्र से प्राप्त कर लो, चाहे नदियों से, चाहे तालाब से, चाहे कैसे भी प्राप्त कर लो, जल में हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स रहेगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 परमाणु है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, अर्थात जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 रहेगा। चाहे जल को आप कैसे भी प्राप्त कर लो, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे वो समुद्र का जल हो, चाहे वो नदी का जल हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद आता है गुणित अनुपात का नियम, जिसे जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है स्टूडेंट? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया है ये नियम, जॉन डाल्टन। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व मिलकर आपस में रासायनिक संयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व के द्रव्यमान में जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है में छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने,
जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान में जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है में छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है। छोटी पूर्ण संख्या मतलब 1:2:3:4:5 ऐसे आगे तक। ठीक है स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो ये बनता है N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है और दो है नाइट्रोजन तो 14 दूनी 28, नाइट्रोजन का तो 28 सब में ही होगा। यहाँ इसको सरल रूप में लिखेंगे तो NO, नाइट्रोजन का सब में 28 ग्राम है। लेकिन एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, दूसरा तत्व नाइट्रोजन है, सब में 28 ग्राम है नाइट्रोजन, 14 परमाणु भार होता है, सब में 2 है नाइट्रोजन के परमाणु। तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के फिक्स द्रव्यमान से ही संयोग कर रहा है, 28 ग्राम से ही संयोग कर रहा है, उसमें छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है 16 ग्राम, 2 है तो 32, 3 है तो 48, यहाँ पे 4 है 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, 1:2:3:5, 4:5। ये छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात है। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इस नियम से हम अनुमानित सूत्र को और परिकलित कर सकते हैं। गुणित अनुपात के नियम से ही हम किसी भी यौगिक का अनुमानित सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी यौगिक का अनुमानित सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर A और B यौगिक बनाते हैं। A में कार्बन का परसेंटेज है 42.9, कार्बन का परसेंट है 42.9 और ऑक्सीजन का है 57.1%। ऐसे ही B में कार्बन जो है उसका परसेंट है 27.3 और ऑक्सीजन का है 72.7। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन A में जो है A यौगिक में कार्बन है 42.9, ऑक्सीजन है 57.1। ऐसे बी यौगिक में कार्बन है 27.3 और ऑक्सीजन है 72.7, टोटल मिला के 100% हो जाएगा। तो हमें यौगिक ए और बी का सूत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले ए यौगिक की बात करें, हम ये मानते हैं कि प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन कितना संयोग कर रहा है। प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन संयोग करता है, कितना करता है, ऑक्सीजन कितना है 57.1% है। प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन कितना संयोग करेगा, तो ज़्यादा में हम कम का भाग दे देंगे, 57.1 में 42.9 का भाग दे देंगे। हमें यहाँ ऑक्सीजन का अनुपातिक मात्रा ज्ञात करनी है, तो ज़्यादा में कम का भाग देंगे कि प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन संयोग करेगा तो ज़्यादा, यानी ऑक्सीजन ऊपर है, कार्बन का परसेंटेज नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.33। ये ऑक्सीजन का अनुपातिक संगठन है। प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन संयोग करेगा, ज़्यादा में कम का भाग दे देंगे, ऑक्सीजन के परसेंटेज में कार्बन के परसेंटेज का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट बी के लिए बात करें, बी यौगिक में कि प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन संयोग करेगा तो हम ज़्यादा में कम का भाग दे देंगे। यहाँ 72.7 है, 72.7 में हम भाग दे देंगे 27.3 का, तो यह आ जाएगा 2.66। ये इसका अनुपातिक संगठन है ऑक्सीजन का। ठीक है स्टूडेंट, तो यौगिक ए में इतना आ गया ऑक्सीजन का संगठन, अनुपातिक संगठन बी में आ गया 2.66। तो प्रति ग्राम कार्बन में से ऑक्सीजन कितना संयोग किया वो आया है। ऐसे बी में प्रति ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन ने कितना संयोग किया वो उसका अनुपातिक संगठन आ गया। हम ये मानते हैं एक कार्बन परमाणु से, एक कार्बन एक की बात करें, एक, अब इसमें हमें निकालना है, अनुपात निकालना है, तो 2.66 में 1.30 में हम भाग दे तो ये आ जाएगा 1:2, 1.33 बटे में 2.66, ये आ जाएगा अनुपात 1:2। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ए और बी में, ए एवं बी में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो
तो हम 1.33 वो अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं, संख्या ज्ञात करना है, तो हमें वो 1:2 प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमने अनुपातिक संगठन से ही निकाल दी संख्या। 1.33 बटे में 2.66, तो ये आ गई 1.2, 1:2 आ गई, 1.2 नहीं 1:2। तो ए में प्रति कार्बन परमाणु ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ए में प्रति कार्बन परमाणु की संख्या के साथ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और बी में प्रति कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये ए का सूत्र हो गया CO और बी का सूत्र हो गया CO2। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए यौगिक में प्रति ग्राम कार्बन ऑक्सीजन कितना होगा, तो ज़्यादा में कम का भाग देंगे, प्रतिशत मात्रा आ गई उसकी। ऐसे बी में प्रति ग्राम कार्बन ऑक्सीजन कितना संयोग करेगा, तो ज़्यादा में हम कम का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। अब हमें ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है ए और बी में दोनों में, तो 1.33 बटे 2.66 ये 1:2 आ गया। तो ए में एक कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन होगा 1 और बी में एक कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन होंगे 2। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। स्टूडेंट, ये नियम रिचटर नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। तुल्य अनुपात का नियम ये रिचटर नामक साइंटिस्ट ने दिया तुल्य अनुपात का नियम। क्या कहता है स्टूडेंट ये नियम, कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो इस संयोजन में उनके द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होता है, सेम होता है, या आपस में संयोजित होने वाले अनुपात का सरल गुणक होता है, या क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लायर्स होगा। ठीक है, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ और सेल्फ। जब वो आपस में संयोग करेंगे उस अनुपात का क्या होगा, सरल गुणक होगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, जो दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, ये तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोग करते हैं। सेम वेट होगा इसका हाइड्रोजन का। सल्फर जितने हाइड्रोजन के वेट से संयोग करता है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के उतने वेट से ही संयोग करता है। सेम अमाउंट होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके H2O बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ नियम ये कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो इस संयोजन में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात समान होता है या आपस में संयोजित होने वाले अनुपात का सरल गुणक होता है। आपस में कौन कौन संयोग कर रहे हैं, सल्फर और इसमें ऑक्सीजन। सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 16, तो क्या होगा इसमें अनुपात 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 2:1। और सल्फर आपस में संयोग कर रहा है, SO2 बना रहा है, ये आपस में संयोग कर रहा है, SO2 बना रहे हैं। सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 1:1 आ गया। तो 1:1 या तो समान है, आपस में संयोजित होने वाले अनुपात का समान है, या इसका सरल गुणक है। तो 2:1 जो है वो 1:1 का सरल गुणक है। 2:1 1:1 का सरल गुणक है। ठीक है स्टूडेंट, एक तो यहाँ पर सेम रहेगा, एक के बाद दूसरा, फिर 3। जैसे 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ये आपस में सरल गुणक है, बढ़ रहा है। एक को सेम रखना है और दूसरा गुणित अनुपात में बढ़ रहा है, सरल गुणक है, सिंपल मल्टीप्लायर्स है। 1, 2, 3 इसे कहते हैं। ये वाला अनुपात इसका सरल गुणक है 1:1 का, 1:2 1:1 का सरल गुणक है। इसे एक एग्जाम्पल से और समझेंगे स्टूडेंट। जैसे ये कार्बन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 बनाते हैं, कार्बन और सल्फर मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। अब ये दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ सेम अमाउंट के साथ संयोग कर रहे हैं।
जितनी मात्रा ऑक्सीजन के साथ ये संयोग कर रहा है उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा से सल्फर संयोग कर रहा है। तो इस संयोजन में इनके द्रव्यमान का अनुपात समान होगा या आपस में संयोजित होने वाले अनुपात का सरल गुणक होगा। जैसे इसमें कार्बन का 12 ग्राम है, यहाँ सल्फर है इसका 32 ग्राम है, परमाणु भार 32 है, इसका 12 है। ठीक है, तो 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 8 32, ये 3:8 आ गया। यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12, सल्फर का हो गया 32 दूनी 64, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 16 चौके 64, तो 3 और 3 इनमें सेम है और 3:8 और ये 3:8, तो 8 का दूना हो गया 16, तो 3:16, 3:8 का क्या है 3:16, 3:8 का सरल गुणक है, सरल गुणक है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर मेथेन बनाता है CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बनाता है H2O, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4। यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 4 तिया 12, 4 8 32, तो 3 और 3 इनमें दोनों में सेम है और 3:4 का सरल गुणक सिंपल मल्टीप्लाइड्स है 3:8, तो 3:4 का सरल गुणक है 3:8, तो 4 का दुगना हो गया 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं वो समझ में आई होंगी और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जो प्रॉब्लम्स हो उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।